तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या है टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब का थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन रह गया है, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम थोड़ा सा कुछ अलग और भी पढ़ेंगे। नाउन्स हमारा सेकंड टॉपिक, उसको भी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और जितने बच्चे क्लास में फर्स्ट बार है उसका थोड़ा सा बेसिक समझ लें, सब्जेक्ट वर्ब का थोड़ा सा बेसिक समझ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। जैसे कि टॉपिक का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो किसके किसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा ही डैश स्टडिंग इंग्लिश, ही आर स्टडिंग इंग्लिश, कि ही इज स्टडिंग इंग्लिश। क्या लिखेंगे? ही इज स्टडिंग इंग्लिश। तो ही कैसा है हमारा? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर, ही इज हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हम दे लिखेंगे तो दे डैश स्टडिंग इंग्लिश, दे इज स्टडिंग इंग्लिश की दे आर, दे आर। दे कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। कोई डाउट इसमें देन? लेकिन आपको भी पता है एग्जाम में इतना इजी तो आएगा नहीं, इतना इजी आएगा तो सभी बता देंगे। इसमें हम लोग समझेंगे मेजर रूल्स। क्या समझेंगे? मेजर रूल्स। अब जो आज हम लोग मेजर रूल पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। अभी ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? प्रोनाउन का। अभी आप बस इतना याद रखें, हु विच या दैट, whenever we will be given who which or that, then in that case verb will come as per the noun given before who which that। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी हमें क्या दिया होगा, हु विच या दैट, तो जो भी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी जो हु विच दैट के पहले दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन होगा वैसी क्या होगी? वर्ब। अब क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा आई हु इज अ टीचर टीच हियर। क्या ये सेंटेंस सही है? सही होगा कि गलत होगा? आई हु इज अ टीचर टीच हियर सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन रॉन्ग है। वाई इट इज रॉन्ग? कि हु के पहले क्या दिया है? आई, और आई अपने साथ क्या लेता है? इज की एम। एम क्या बोलोगे? मैं जो कि टीचर है इधर पढ़ाता है, कि मैं जो कि टीचर हूं इधर पढ़ाता हूं? मैं जो कि टीचर हूं, तो आई हु इज अ टीचर, क्या है? हु एम अ टीचर। आई हु एम अ टीचर। तो हु के पहले जैसा नाउन होगा वैसी क्या होगी हमारी? समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? जैसे एक और क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा दोज हु इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट कैन अप्लाई। दोज हु इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट कैन अप्लाई। अब बताओ, दोज हु इज एलिजिबल फॉर दोस पोस्ट कि दोज हु आर एलिजिबल? दोज हु आर। अब हु के पहले क्या लिखा है? दोज। दोज कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव प्रोनाउन हु विच या दैट के पहले जैसा नाउन होगा वैसी क्या होगी? वर्ब होगी। कोई दिक्कत इसमें? हु के पहले दोज दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात? अब इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो पहले ये रूल लिख लीजिए पहला, कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा। मर्सिनरी वेलकम विद अ बिग मियाऊ। गुड इवनिंग मीठी। मीठी एंड खट्टी इज नॉट ओवर हियर। ऑप्टिमिस्टिक सकुरा, सकुरा सकुरा सकुर क्या नाम?
चलिए लिख लिया सबने इसको, देन बढ़ा जाए आगे। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। लिख रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए इसको तो। डन। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन, द कैंडिडेट हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल नाउ इज बाउंड टू बी डिसक्वालिफाइड। बताओ इसमें एरर क्या हो जाएगा। द कैंडिडेट, भाई हैज नहीं होगा, क्यों हैज नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स तो प्लूरल है ना, तो कैंडिडेट्स प्लूरल है तो हैव तो सही है, लेकिन यहां पर इज नहीं, क्या होगा, आर। तो थर्ड पार्ट में एरर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आर। तो आपको एरर बताना होगा इन रूल्स के ऊपर, मतलब उस पार्ट को पहचानना होगा जिसमें मिस्टेक है। तो किसमें मिस्टेक है हमारा, थर्ड पार्ट में। किसके बेसिस पे, हु के बेसिस पे। हु कैंडिडेट्स को दिखा रहा है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 38, इसमें क्या एरर होगा। तुक्का लगा दो किसी पे। अंकिता गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। अभिनव गुड, आर बाउंड। अब इस पे नेक्स्ट क्या होगा, यहां आंसर होगा थर्ड पार्ट, प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड्स। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन आपको आ रही होगी, सर ये नहीं समझ आया कि प्रोवाइड्स क्यों आया। देखिए ये विच किसको दिखा रहा है, रिवर्स को कि इंट्रेंसिक ब्यूटी को। इंट्रेंसिक ब्यूटी को क्या मतलब निकल रहा है, रिवर्स के अंदर एक अंदरूनी खूबसूरती होती है जो एक एस्थेटिक प्लेजर देता है। तो क्या एस्थेटिक प्लेजर देता है, रिवर्स की, रिवर्स के अंदर मौजूद ब्यूटी, रिवर्स के अंदर मौजूद ब्यूटी। अब जो लोग आज पहली बार क्लास अटेंड करें तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि सर लेकिन प्रोवाइड तो सिंगुलर है, प्रोवाइड्स प्लूरल हो जाएगा। नहीं, प्रोवाइड प्लूरल है और प्रोवाइड्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। समझ में आ रही बात। इसमें थोड़ा सा एक बेसिक है वो समझ लीजिएगा, जितने बच्चे आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, कि नाउन में हम चलते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। नाउन में हम कैसे चलते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल। जैसे बॉय है तो बॉय विल बी सिंगुलर एंड बॉयज विल बी प्लूरल। गर्ल विल बी सिंगुलर, गर्ल्स विल बी प्लूरल। टीचर विल बी सिंगुलर एंड टीचर्स विल बी प्लूरल। तो नाउन में जब हम चलते हैं तो एस ऐड करते तो प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में हम कैसे चलते हैं, प्लूरल टू सिंगुलर। मतलब डू क्या होगा, प्लूरल, और डस क्या होगा, सिंगुलर। गो क्या होगा, प्लूरल, गोस क्या होगा, सिंगुलर। ईट क्या होगा, प्लूरल, एंड ईट्स विल बी, वॉक विल बी, वॉक्स विल बी सिंगुलर। डांस विल बी प्लूरल, डांसेस विल बी सिंगुलर। तो वर्ब में अगर हम क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ही प्लेज वेल, बट दे प्लेज वेल कि दे प्ले वेल, दे प्ले वेल। समझ में आ रही बात। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन देखा था, यहां पर विच हमारा दिखा रहा था किसको, इंट्रेंसिक ब्यूटी को। इंट्रेंसिक ब्यूटी कैसी थी हमारी, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा हो जाना था, सिंगुलर। और कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, प्रोवाइड की प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स। समझ में आई बात। अब 39 क्वेश्चन, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। क्या हो जाएगा, हैव। अब देखिए एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। क्या एक्सेप्शन, आई के साथ ये एक आई एक लौता ऐसा केस है जिसके साथ सब भले सिंगुलर होता है, आई सिंगुलर होता है, बट वर्ब कैसा होता है, प्लूरल। आई के साथ पार्शियली वर्ब सिंगुलर होते हैं और पार्शियली वर्ब कैसे होते हैं, प्लूरल। पार्शियली मतलब एम और वॉज, टू बी वर्ब्स सिंगुलर होते हैं, लेकिन बाकी सारी वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। जैसे आई हैज अ कार, क्या आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आई डज माई वर्क, क्या आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। आई टीचेज यार, क्या आई टीच है, आई टीच है। तो आई के साथ एम और वॉस को छोड़कर बाकी सारी वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें देन। तो समझ में आए इन क्वेश्चंस में, कोई कंफ्यूजन बोलो यस और नो, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट से हम लोग समझते हैं। देखिए 40th, those athletes who did not adhere to the rules of athletics
वॉज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा? ये हु किसको दिखा रहा है? एथलीट्स को। एथलीट्स कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो कौन सी वर्ब प्लूरल होगी? वॉज की वर्ब? वर्ब। समझ में आ रही बात? एडहर का मतलब होता है पालन करना। क्या मतलब करना? पालन करना। और डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी के राइट छीन लेना, टेक अवे समवंस राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वंचित करना। क्लियर है? तो जो एथलीट्स नियम का पालन नहीं करेंगे उनके राइट्स वंचित कर दिए जाएंगे। तो किनको वंचित कर दिया जाएगा पार्ट लेने से? एथलीट्स। एथलीट्स प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आई बात? नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करें। वेरी गुड मर्सिनरी, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या हो जाएगा? प्रोवाइड। रीजन मीन वाई प्रोवाइड? क्योंकि यहां दैट किसको दिखा रहा है? वैल्यूज और बिलीव्स को। वैल्यूज और बिलीव्स कैसा है? प्लूरल। तो यहां फिर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो कौन सी वर्ब प्लूरल होगी? प्रोवाइड्स की प्रोवाइड? प्रोवाइड। कोई दिक्कत इसको समझने में? क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज भी हम लोग वैसे बहुत इजी है। अब यहां पर पहले 43 वाला देख लेते हैं, 42nd वाला बाद में देखेंगे। दिस इज पॉसिबली द फर्स्ट टाइम अ लॉ दैट प्रोवाइड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 year in prison through an executive order without trial or bail is being used against those suspected of offenses against cows। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन एरर बहुत इजी है। बताइए क्या एरर होगा इसमें? ये दैट किसको दिखा रहा है? अ लॉ को। अ लॉ कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो प्रोवाइड की प्रोवाइड्स? प्रोवाइड्स। समझ में आ रही बात? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रूल से हटकर था 42 वाला, इसको थोड़ा सा ट्राई करिए। इसमें कोई हु विच दैट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को ट्राई करिए क्या हमारा आंसर होगा। चलो साथ में समझते हैं। अगेन इतना बड़ा सेंटेंस देख के थोड़ा सा डर लग जाता है, लगता है इसमें नो एरर ही होगा ना। तो देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अब कहीं सर कहीं वर्ब तो आ ही नहीं रही। आ रही है, कहां आ रही है? यहां कमेंड। ऑब्जेक्टिव ये इन्वर्टेड कॉमा में गिवन है, लेकिन इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। इतना पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए भाई, हमारा सब्जेक्ट देखना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो कमेंट नहीं, क्या होना चाहिए? क्लियर? समझ में आ रही बात? तो बहुत इजी रहता है सब्जेक्ट वर्ब में, आपको बस यही जज करना है कहां इज, कहां आर, कहां वॉज, कहां वर, कहां फर्स्ट फॉर्म, कहां एस या यस। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने पहला रूल क्या देखा कि जब भी हमें क्या गिवन होगा? हु विच या दैट, तो उसके पहले जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा। क्लियर है? अब सेकंड रूल बहुत इजी है। सेकंड रूल क्या है? जेरेंड। जब भी हमें जेरेंड गिवन होगा एज अ सब्जेक्ट, कौन गिवन होगा एज अ सब्जेक्ट? जेरेंड। आप कहेंगे सर ये जेरेंड क्या होता है? देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। जब भी नाउन का काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी किसका काम करती है? नाउन का, उसे हम क्या कहते हैं? जेरेंड। लेकिन देखो जेरेंड अभी समझ में नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि ये हम लोग को समझ में आएगा वर्ब्स में, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स। अभी बस इतना समझो, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की तरह काम करेगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसकी तरह काम करेगी? सब्जेक्ट की तरह। तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? सिंगुलर होगा, याद रखना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी कैसे गिवन होगी हमें? सब्जेक्ट की तरह। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मैं कहूंगा रीडिंग डैश अ गुड हैबिट, रीडिंग आर अ गुड हैबिट कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट? रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना एक अच्छी
आदत है, सिंगुलर आएगा। समझ में आ रही बात? या मैंने कहा स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग आर अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज, इज, क्यों इज हो जाएगा? स्विमिंग कैसा मानेंगे हम लोग? सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें? कई बार इस क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देता है, कैसे? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मिक्स करके। अब आप कहीं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मिक्स करके समझाते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रीडिंग यूजफुल बुक्स, रीडिंग यूजफुल बुक्स डैश हेल्पफुल। अब बताइए, रीडिंग यूजफुल बुक्स आर हेल्पफुल, इज हेल्पफुल? रीडिंग यूजफुल बुक्स आर हेल्पफुल की इज हेल्पफुल? अब ये बताना क्या हेल्पफुल है? किताबें हेल्पफुल है, किताबें ले आए सजा दिए मदद हो जाएगा, कि किताबों को पढ़ने से मदद होगा? पढ़ने से। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग। अभी भी हमारा सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहां पर कई बार इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, साथ में आईएनजी के बाद एक प्लूरल नाउन दिया होता है। आईएनजी के साथ में क्या दिया होता है? एक प्लूरल नाउन। लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट को पहचानना है, और हमारा सब्जेक्ट कौन है? आईएनजी है। और आईएनजी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो नाउन वर्ब के नजदीक है वही सब्जेक्ट होगा, हमें अपने सब्जेक्ट को पहचानना है। तो व्हाट इज हेल्पफुल? यूजफुल बुक्स और रीडिंग, रीडिंग। समझ में आ रही बात? एक और क्वेश्चन से समझाता हूं कि ये कैसे कंफ्यूज करके पूछा जाता है एग्जाम में। रिफ्यूजिंग टू टेक टॉन नोट्स इज अ या आर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल मतलब होता है जो पनिशेबल होता है। कैसा होता है? पनिशेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आप बताओ, रिफ्यूजिंग टू टेक नोट्स, टॉन नोट्स आर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या कॉग्निजेबल के पनिशेबल लिख देता हूं? इज अ पनिशेबल ऑफेंस कि आर अ पनिशेबल ऑफेंस? क्या होगा? व्हाट इज अ पनिशेबल ऑफेंस? कटे फटे नोट्स कि उनको लेने से मना करना, उनको लेने से मना करना। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? रिफ्यूजिंग। तो रिफ्यूजिंग कैसा वर्ड हो गया? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसे हो गए? सिंगुलर। अब समझ में है कि ये कैसे पूछेगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको साथ में प्लूरल नाउन दिया होगा, बट आपको याद रखना है जब भी आईएनजी हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? देन आप इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इस पे और क्वेश्चंस करवाता हूं। किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट। वेरी गुड इवनिंग सचिन बेटा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। एक बार जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब क्लियर लिख दीजिएगा। ऑल क्लियर, ग्रेट, मर्सिनरी, श्रेया वेरी गुड इवनिंग श्रेया डियर। तो आज के रूल्स थोड़े से ट्रिकी हैं बट इंपॉर्टेंट है ना, तो आज के रूल्स ध्यान से पढ़िएगा। यस सचिन वेरी गुड बेटा। यस सर गेटिंग। प्रफुल क्लियर, ग्रेट। अंकिता क्लियर, वेरी नाइस बेटा। तो आई होप ये सबने लिख लिया है। दिन
बढ़ा जाए आगे। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। रिटर्न, अब यहां देखो, ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड टू चिल्ड्रन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। तो बताओ इसमें क्या एरर हो जाएगा, किस पे तुक्का लगाओगे? एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस चीज में, कौन से पार्ट में तुक्का लगाओगे? अब बताओ, व्हाट लीड्स टू चिल्ड्रन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और ईटिंग। ईटिंग और ईटिंग हमारा कैसा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो लीड होगा कि लीड्स होगा? लीड्स। ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड्स टू चिल्ड्रन कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? सेकेंड पार्ट। समझ में आई बात? बिकॉज ईटिंग इज सिंगुलर, हेंस वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? देन 45th क्या होगा? इज हो जाएगा। फाइंडिंग अ लॉट ऑफ इनकम, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट इनकम्प्लीट फॉसिल्स नहीं है, बल्कि कौन है? फाइंडिंग। और फाइंडिंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो आर की इज। समझ में आई बात? 46 क्या एरर हो जाएगा इसमें? कुकिंग मील्स एट होम, व्हाट इज चीपर, मील्स एट होम कि कुकिंग देम? कुकिंग। तो कुकिंग कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। क्लियर? व्हाट इज चीपर? कुकिंग इज चीपर। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। रीडिंग बुक्स आर अ गुड वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश, विच इज अ गुड वे टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बुक्स और रीडिंग देम? रीडिंग। तो रीडिंग कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। समझ में आ रही बात? अब 48 वाला आप लोग ट्राई करिएगा। श्रद्धा वेरी गुड, मर्सिनरी, अंशिका ग्रेट, सचिन बहुत बेहतरीन, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? हैज बीन, बिकॉज व्हाट हैज बीन पेंडिंग सिंस लॉन्ग, क्या पेंडिंग है? टेकिंग सच एन एक्शन। तो टेकिंग कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? समझ में आया? बोलो यहां तो किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? बढ़ा जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा समझते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? अब देखिए फोर्थ, थर्ड पॉइंट, आई बेग योर पार्डन। सेकेंड पार्ट हमें क्लियर हो गया कि जेरेंट जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी होगी हमारी? सिंगुलर। अब थर्ड पॉइंट क्या है? जब भी द प्लस एडजेक्टिव गिवन होगा, क्या गिवन होगा बोलो? द प्लस एडजेक्टिव, और उसके आगे कोई नाउन नहीं दिया होगा। क्या नहीं दिया? कोई नाउन। तो वो प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। अभी लिखना नहीं, पहले समझना। जब भी द प्लस एडजेक्टिव क्या है, क्या नहीं दिया, कोई नाउन नहीं दिया होगा, तो ये काम करेगा किसकी तरह? प्लूरल नाउन की तरह। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा द रिच पर्सन, तो द रिच पर्सन का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर रिच व्यक्ति, है ना, एक अमीर व्यक्ति। लेकिन अगर मैं बोलूंगा द रिच, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द रिच? द रिच पीपल। अब कई लोग समझते हैं द रिच मतलब द रिच कम्युनिटी, नहीं, कम्युनिटी नहीं, द रिच पीपल। द रिच का मतलब होगा अमीर लोग। क्या मतलब होगा? अमीर लोग। क्योंकि जब भी द प्लस एडजेक्टिव, जैसे रिच है, पुअर है, ऑनेस्ट है, इन सबको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, बिकॉज ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो शी इज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? ऑनेस्ट। तो ये गर्ल के बारे में बता रहे हैं ऑनेस्ट के जरिए, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। बट अगर इस एडजेक्टिव के आगे नाउन ना लगाएं तो ये किसकी तरह काम करेगा? प्लूरल नाउन की तरह। समझ में आ रही बात? तो द रिच का मतलब क्या हो गया? द रिच पीपल। और एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द पुअर पर्सन, तो द पुअर पर्सन का मतलब क्या होगा? द पुअर पर्सन का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर पुअर पर्सन। लेकिन अगर यहीं पर बोलूंगा द पुअर, द पुअर, तो क्या मतलब निकलेगा? द पुअर पीपल। समझ में आ रही बात?
तो जब भी द प्लस एडजेक्टिव क्या है, क्या नहीं दिया होगा, नाउन, तो ये कैसे काम करेगा, प्लूरल के सेंस में वर्क करेगा। कोई डाउट इसमें देन? और जब ये प्लूरल में वर्क करेगा तो इसके साथ फिर नाउन कैसा है, मतलब वर्ब कैसा आएगा, द प्लस एडजेक्टिव जब प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, बोलो प्लूरल आएगा। समझ में आ रही बात, बोलो। अब जैसे क्वेश्चन में दो लिखने वाला हूं, तुम लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा द रिच डैश ऑलवेज डिससैटिस्फाइड, द रिच is always dissatisfied, the rich are always dissatisfied, क्या बोलेंगे, the rich is always dissatisfied, the rich are, the rich are, the rich यानी the rich people, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल आ जाएगा, आर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? या जैसे मैंने लिखा द ऑनेस्ट इज गोइंग टू गेट रिवॉर्ड्स, द ऑनेस्ट आर गोइंग टू गेट रिवॉर्ड्स, क्या होगा, द ऑनेस्ट इज, द ऑनेस्ट आर, द ऑनेस्ट आर, द ऑनेस्ट मतलब द ऑनेस्ट पीपल, और द ऑनेस्ट पीपल तो वर्ब कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो जब भी द प्लस एडजेक्टिव क्या कि नाउन नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा, प्लूरल की तरह, और फिर वर्ब भी कैसा आएगा। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। लेट अस सी द क्वेश्चंस। अच्छा, उसके पहले इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट राइट इट डाउन, देन विल सी द क्वेश्चंस। वेरी गुड मर्सिनरी, द ऑनेस्ट मतलब द ऑनेस्ट पीपल। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब में हम दो रूल और पढ़ेंगे और उसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसमें आज जो लोग आए होंगे उनको लग रहा हो कि हमने तो बहुत कम पढ़ा है, तो 5 ही रूल्स हुए, नहीं। इसके पहले 2 क्लासेस और हुई हैं जिनमें हमने आपको और भी 15 रूल्स बताए थे ना, तो जिनका छूटा हुआ है ऑफलाइन में वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, बाकी ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड में देख सकते हैं दोबारा। श्रद्धा क्लियर, चलिए समझ में आ गया सबको, ऑल क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख दीजिएगा ऑल क्लियर, जितने बच्चे देख रहे हैं सब समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया सबने इसको ना। अब हम लोग आते हैं बैक टू द क्वेश्चंस। तो यहां पर क्वेश्चन देखें, द फ्रेंच इज रेप्यूटेड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो बताओ इसमें क्या एरर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। द फ्रेंच इज कि द फ्रेंच आर, द फ्रेंच आर, द फ्रेंच मतलब द फ्रेंच पीपल। वैसे तो फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है, लेकिन यहां किसके अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लोग, फ्रेंच लोग। तो द फ्रेंच इज कि द फ्रेंच आर, द फ्रेंच आर। कोई डाउट इसमें? जैसे द जापानीज इज हार्ड वर्किंग, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग, द जापानीज आर, द जापानीज मतलब जापानी लोग, द जापानीज पीपल। अब 50th क्वेश्चन, it is noticed that the elite class has no soft corner for the downtrodden who is the real victims of the present social setup। अब देखिए ये तो पहला वाला है तो सही है, क्यों, उसमें क्या लिखा है, एलीट क्लास, तो क्लास तो सिंगुलर है तो वर्ब तो कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन यहां जो द डाउन ट्रोडन है इसका मतलब है दबे कुचले लोग, क्या मतलब है, दबे कुचले लोग। तो यहां पर इज होगा कि आर होगा, आर होगा। समझ में आई बात कि वाई वी आर यूजिंग आर, बिकॉज द डाउन ट्रोडन मतलब दबे कुचले लोग। द प्लस एडजेक्टिव कि आगे कोई नाउन ना दिया हो तो कैसे काम करता है, प्लूरल की तरह। कोई डाउट इसमें? द डाउन ट्रोडन मतलब क्या होता है, दबा कुचला। अब दबा कुचला मतलब जिसके अधिकारों को मतलब छीना गया या उससे दबाया गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें बोलो यस और नो। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 रूल समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर
नाउन स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट क्या है? जब भी हमें क्लॉज गिवन होगा एज अ सब्जेक्ट, कौन गिवन होगा सब्जेक्ट? क्लॉज। whenever clause will be used as a subject, verb will be singular। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, सर ये क्लॉज क्या होता है? अभी लिखना नहीं तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि सर व्हाट इज अ क्लॉज। बहुत सिंपल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। जो शब्दों का समूह होगा जिसमें एक क्या होगा? सब्जेक्ट, और एक क्या होगा? वर्ब, उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका परिभाषा क्या होता है क्लॉज का? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा, तो अभी लिखिएगा नहीं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मैं लिखूंगा वॉट यू हैव डन, वॉट यू हैव डन डैश रॉन्ग। अब ये बताओ व्हाट यू हैव डन, ये वर्ड है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? एक वर्ड है कि शब्दों का समूह है? शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें एक यू सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है, तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका? क्लॉज। अब ये क्लॉज हमारा सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब का सब्जेक्ट है ये क्लॉज, तो यहां क्या लिखेंगे? व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग कि आर रॉन्ग? इज रॉन्ग। व्हाई इज रॉन्ग? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट कौन है? क्लॉज। कोई डाउट इसमें? देन सिंपल डेफिनेशन बोला जाए तो वाक्य के अंदर भी वाक्य क्या होता है? बोलो, क्लॉज। समझ में आ रही बात? सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। कोई दिक्कत इसको समझने में? एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं लिखूंगा व्हाट शी हैज सेड, आर फॉल्स कि इज फॉल्स? व्हाट शी हैज सेड डैश फॉल्स, आर फॉल्स कि इज फॉल्स? इज फॉल्स, बिकॉज व्हाट इज फॉल्स? व्हाट शी हैज सेड। ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा हमारा क्लॉज, तो इसके लिए वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें बताओ, यस और नो? अब इसको लिख लो फोर्थ पॉइंट को, फिर लास्ट हम लोग समझेंगे और उसी के साथ ये कंप्लीट। वेरी गुड। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वेरी गुड मर्सिनरी। यस सर, ऑल क्लियर। अंकिता, प्रीति, ऑल क्लियर, ग्रेट। और बच्चे जितने देख रहे हैं क्लियर हो गया? प्रफुल्ल, अंशिका, मर्सिनरी, सचिन यादव, मीठी खट्टी, ऑप्टिमिस्टिक, सकुरा। ऑप्टिमिस्टिक असुर होता तो ज्यादा अच्छा लगता। सकुरा लीड्स समवेयर एल्स। प्रफुल्ल क्लियर, ग्रेट। स्वप्निल, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए लिख लिया सबने इसको? देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अरे बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना। लिख लिया सबने इसको? देन चलो लास्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ रूल। प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन और प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। अब प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे एट, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। तो हम क्या बोलेंगे? डेज बाय डेज की डे बाय डे, मंथ्स आफ्टर मंथ्स की मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। तो प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन और बाद वाला नाउन हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल की सिंगुलर? सिंगुलर। और जब सिंगुलर रहेगा तो फिर वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन और बाद वाला नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। जैसे डे बाय डे, आर पासिंग की इज पासिंग,
नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो डे बाय डे आर पासिंग की इज पासिंग, इज पासिंग। मंथ्स आफ्टर मंथ की मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ। हैव पास्ट की हैज पास्ट, हैज पास्ट। क्लियर। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के पहले बाद वाला नाउन सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। कोई दिक्कत इसमें देन नोट कर लीजिए इसको देन। मर्सिनरी चाय पिलाने वाला कोई है नहीं, अफसोस की बात है। पानी जरूर पी लिया जाएगा, चाय का कोटा पूरा हो चुका है। क्लियर श्रद्धा, वेरी गुड डियर। बाकी आप सबको समझ में आई वाला रूल, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर नाउन्स, वन बाय वन। वेरी गुड। इसको लिख लीजिए, मीनवाइल मैं पानी के लिए बोल देता हूँ। चलो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे